इंसानों ने चांद से लेकर मार्स की जमीन तक के नक्शे बना लिए हैं, लेकिन अभी तक अपने ही समुद्र की गहराइयों के बारे में कुछ नहीं जान पाया, जबकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। फिर भी हमारे महासागरों के सबसे गहरे कोनों में क्या छिपा है, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन नासा, जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, वो अभी समुद्र की गहराइयों में कुछ तो खोजने की कोशिश कर रही है। जबकि अभी के समय अमेरिका के पास पहले से ही एक बड़ी समुद्री रिसर्च एजेंसी नोवा, यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, मौजूद है। फिर आखिर नासा समुद्र में ऐसा क्या ढूंढ रही है? क्या उन्हें समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला है जो एलियन लाइफ से जुड़ा हो सकता है? अभी के समय नासा ने समुद्र में रिसर्च के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। फ्लोरिडा के तट से करीब 20 मीटर नीचे स्थित एक्वारियस नाम की एक अंडर वाटर लैब में वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ रहने वाले वैज्ञानिकों को एक्वानॉट्स कहा जाता है, जो कई हफ्तों तक पानी के अंदर रहकर रिसर्च करते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। नासा ने एक खास ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी तैयार किया है, जिसका नाम ऑर्फियस है। यह रोबोट समुद्र में 10 किलोमीटर तक नीचे जाकर गहराइयों की खोज कर सकता है। जहां अंधेरा होता है, भयानक दबाव होता है, इतना कि वहां चीज फूटती नहीं है बल्कि फट जाती है। आपको याद है टाइटन सबमर्सिबल का हादसा? वह 3.5 किलोमीटर नीचे गई थी और अचानक इतनी तेजी से विस्फोट हो गई कि अंदर बैठे लोगों को दर्द महसूस करने तक का मौका नहीं मिला। उनका शरीर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ही खत्म हो गया। और अगर इतनी गहराई पर इंसानी टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, तो नासा का ऑर्फियस तो टाइटन सबमर्सिबल से भी 3 गुना ज्यादा गहराई तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो नासा आखिर इतना खतरा जानते हुए भी वहां जाने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि इस बार नासा का असली मकसद कुछ और ही है, ब्रह्मांड में एलियन जीवन की खोज। नासा के वैज्ञानिकों को हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट से कुछ अजीब सिग्नल मिले हैं। यह कोई आम प्लेनेट नहीं, बल्कि बर्फ से ढका एक चंद्रमा है, जहां पानी के बहुत बड़े महासागर छिपे हुए हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? दरअसल हमारी पृथ्वी पर 90% से ज्यादा समुद्री जीव बिना धूप के जिंदा रहते हैं। वो समुद्र की गहराइयों में ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उसके बावजूद इन जगहों पर भी जीव पनप सकते हैं। तो क्या ये संभव नहीं कि ब्रह्मांड में ऐसी और भी जगहें हों जहां हमारे अलावा भी जिंदगी हो? लेकिन इन सब बातों से एक सवाल आता है कि नासा हमारे ही सोलर सिस्टम में एलियंस को आखिर कहाँ ढूंढ रहा है, और इसका हमारे पृथ्वी के गहरे समंदर से क्या रिश्ता है? ये सवाल जितने दिलचस्प हैं, उनके जवाब उससे ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आपको तो पता ही है कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत गहरे समुद्र में ही हुई थी, और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पहली बार जीवन गहरे समंदर में पनपा था, और यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक इसे एलियन लाइफ के लिए एक बड़ा संकेत मान रहे हैं। और अगर पृथ्वी के गहरे समुद्र में जीवन जन्म ले सकता है, तो हमारे सोलर सिस्टम के किसी और कोने में भी ऐसा मुमकिन हो सकता है। दरअसल नासा के अनुसार जीवन के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी चीजें हैं: पानी, एनर्जी और सही तरह की केमिकल प्रोसेस। चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन हम सब नॉन लिविंग एलिमेंट्स से ही बने हैं, और हमारे ऊपर भी वही नेचुरल लॉज काम करते हैं जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स पर काम करते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया। अगर आपके पास चाय पत्ती, चीनी और अदरक हो, तो क्या उन्हें एक साथ रखने से चाय बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। चाय तभी बनेगी जब उसमें पानी डाला जाएगा और गर्मी से उसे उबाला जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन के लिए भी सिर्फ सही एलिमेंट्स होना काफी नहीं है, उन्हें परफेक्ट माहौल और एनर्जी भी चाहिए, जिससे सही तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सके। तो आखिर नासा ऐसी कौन सी जगह तलाश रहा है जहां ये तीनों चीजें मौजूद हो सकती है? इसका जवाब छिपा है हमारे सोलर सिस्टम के कुछ रहस्यमयी चंद्रमाओं में, जो कि है यूरोपा और एनसेलाडस चंद्रमा, जो कि जीवन जीने के लिए परफेक्ट प्लेस हो सकते हैं। वहां के हालात हमारी पृथ्वी के गहरे समुद्र जैसे हो सकते हैं, जहां गर्म पानी के फव्वारे और जरूरी केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो आखिर ये हमें कैसे पता चला कि यूरोपा पर महासागर हो सकता है? तो साल 1979 में नासा के वॉयेजर मिशन और फिर 1989 में गैलीलियो मिशन ने जब यूरोपा के नजदीकी फोटो और डेटा भेजे, तो वैज्ञानिकों को चौंकाने वाले सुराग मिले। यूरोपा की पूरी सतह बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी, लेकिन इसकी सतह पर अजीब दरारें भी थी। इसके पीछे कारण है जुपिटर की शक्तिशाली ग्रेविटी। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी के कारण यूरोपा की सतह लगातार खिंचती और सिकुड़ती रहती है। इसे टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है। इस लगातार दबाव और खिंचाव के चलते यूरोपा के अंदर काफी गर्मी पैदा होती है, जिससे इसकी बर्फीली सतह के नीचे मौजूद पानी हमेशा लिक्विड स्टेट में बना रहता है।
जिससे वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि यूरोपा के इस महासागर में धरती से 2 गुना पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यूरोपा के महासागर धरती के महासागर से मिलता जुलता है तो वहां भी जीवन पनपने की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। इसलिए नासा का यह नया यूरोपा क्लिपर जो कि स्पेसशिप है, वो सीधा जाएगा जुपिटर के मून यूरोपा की तरफ, जो साइंटिस्ट के मुताबिक एलियन लाइफ के लिए सबसे संभावित जगहों में से एक है। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि यहाँ पानी, ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य जरूरी तत्व मौजूद हो सकते हैं जो जीवन को बनाए रख सकते हैं, और इसी को जांचने के लिए यह मिशन तैयार किया गया है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सफर में कई रुकावटें आएंगी, जैसे कि जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी, उसके कई सारे चंद्रमाओं की ग्रेविटेशनल फोर्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट और तेज सोलर विंड, जिनको पार करना वाकई एक बड़ी चुनौती है। और यह मिशन सिर्फ वहां तक पहुंचने तक का ही नहीं, बल्कि वहां से सही डेटा लेकर के आने का भी है। मैं खुद पिछले 6 सालों से इस मिशन का इंतजार कर रहा था, और अब फाइनली यह लॉन्च हो चुका होगा। मतलब अक्टूबर 2024 में यूरोपा क्लिपर धरती से लॉन्च हो चुका है, लेकिन यह सीधा यूरोपा नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले यह मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंगशॉट टेक्निक कहते हैं। ये एक तरह से झूले की तरह काम करता है। स्पेसक्राफ्ट किसी बड़े ग्रह के पास से गुजरता है, उसकी ग्रेविटी की मदद से स्पीड पकड़ता है और फिर नई दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि मंगल ग्रह से स्लिंग शॉट लेने के बाद यह सीधा जुपिटर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि यह फिर से पृथ्वी के पास वापस आएगा और पृथ्वी की ग्रेविटी का भी इस्तेमाल करेगा ताकि इसे जबरदस्त रफ्तार मिल सके। इसके बाद यह सीधे जुपिटर की ओर उड़ान भरेगा। यूरोपा क्लिपर की असली परीक्षा तब शुरू होगी जब यह 2030 के आसपास ये जुपिटर तक पहुंच जाएगा, लेकिन यह सीधा यूरोपा की ऑर्बिट में एंट्री नहीं करेगा। पहले यह जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं, जिन्हें गैलियन मून्स कहते हैं, उसके पास से कई बार गुजरेगा। इनमें जो मून्स शामिल हैं वो है गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। इन चंद्रमाओं के पास से गुजरते हुए यूरोपा क्लिपर अपनी स्पीड और पोजीशन को एडजस्ट करेगा और धीरे धीरे यूरोपा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। 2031 में जब यह मिशन पूरी तरह एक्टिव होगा, तब यूरोपा क्लिपर कई तरह के टेस्ट करेगा। सबसे पहले वो यूरोपा की सतह का अध्ययन करेगा। वहां की बर्फ कितनी मोटी है, कहीं कोई दरारें या झरने तो नहीं। दूसरा, ग्रेविटी, तापमान। और तीसरा, यह पता लगाएगा कि क्या वहां पर पानी में जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन यह सब तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि यह वहां स्पेशल रोबोट्स भी भेजेगा, जिन्हें क्रायोबॉट्स कहा जाता है। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो बर्फ को काटकर अंदर घुस सकते हैं। जैसे ही ये रोबोट सतह को काटकर नीचे पहुंचेंगे, वे वहां की बर्फीली गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वहां पानी के नीचे जीवन के कोई संकेत मिले, जैसे कि छोटे बैक्टीरिया या कोई केमिकल रिएक्शन जो जीवन के लिए जरूरी होता है, तो यह एक ऐतिहासिक खोज होगी। और इसलिए ही यह मिशन इतना जरूरी है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। अगर यूरोपा के नीचे जीवन के संकेत मिलते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। अगर वहां कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी मिलते हैं, तो यह साबित कर सकता है कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है। और अगर जीवन नहीं भी मिलता, तो भी हमें यह जानने को मिलेगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर गहरे महासागरों वाले चंद्रमा कैसे काम करते हैं। आज दुनिया के सबसे तेज दिमाग और महान वैज्ञानिक एकजुट होकर उस छोटे से छोटे मौके को भी हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इंसानियत की असली पहचान है। नई चीजों की खोज करने की जिद, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जज्बा। अगर हम असफल भी हो जाएं, तो क्या यह सफर बेकार जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे साहसी मिशन हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। यही वजह है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।